तो दोस्तों, हम कक्षा 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम क्या है दोस्तों, हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो बताया जाता है यहाँ पे दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने पर यौगिक बनता है। रासायनिक क्रियाओं में कुछ नियमों का पालन करती हैं जो कि यौगिक के निर्माण के फलस्वरूप होता है। अर्थात यौगिक जब बनता है तो यौगिक के निर्माण में कुछ रासायनिक नियमों का पालन करते हैं जो इस प्रकार से हैं। यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत को हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसके बाद गुणित अनुपात का नियम है, स्थिर अनुपात का नियम है, गैलुशाक का गैसीय आयतन का नियम संबंधित नियम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत या द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को। तो इसमें बताया जाता है दोस्तों कि इस नियम का प्रतिपादन या इस नियम को सबसे पहले सन 1756 में M.V. लोमोनोसोव ने लाया था। उसके बाद इसका प्रतिरूपित रूप लेवाइसिए ने किया, लेवाइसिए ने बताया। तो ठीक इसमें क्या बताया जाता है कि द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात द्रव्य अविनाशी है। इसमें बताया जाता है द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही तो उत्पन्न, अर्थात द्रव्य क्या है, अविनाशी है। तो इसमें बताया जाता है रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप या रासायनिक क्रियाओं में द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न, अर्थात रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थ और भाग लेने वाले पदार्थ दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता, दोनों में अंतर नहीं होता। तो ठीक उसी तरीके के हम यहाँ पे एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे हम फिर से इसको बता दे रहे हैं, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है। इसमें बताया जाता है कि द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात द्रव्य का रूप परिवर्तित होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और भाग के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ दोनों के द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता। तो उस कोई अंतर नहीं तो होता। तो हम यहाँ पे देखते हैं एक एग्जाम्पल के अंतर्गत, वो एग्जाम्पल क्या है। तो इसमें बताया जाता है लैंटोड एक वैज्ञानिक थे, लैंटोड प्रयोग बोला जाता है। तो वो एक लैंटोड नामक वैज्ञानिक लैंटोड नली में अपना प्रयोग किए थे। वो नली एच के आकार, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर एच के आकार जैसा होता है, जिसमें दो मुहाने होते हैं, दो मुहाने होते हैं। इसमें बताया उन्होंने, इसमें ये बताया कि एक नली में सिल्वर नाइट्रेट और एक नली में पोटेशियम क्लोराइड वो भरते हैं। पोटेशियम क्लोराइड की जगह पे सोडियम क्लोराइड भी भर सकते हैं। तो जैसे इसमें बताया जाता है एक में सिल्वर नाइट्रेट और एक में पोटेशियम क्लोराइड भरते हैं और भरने के फलस्वरूप कार्य से बंद कर देते हैं और इसको क्या करते हैं, तौल लेते हैं। भरने के फलस्वरूप इसको क्या कर लेते हैं, तौल लेते हैं, माप लेते हैं और मापने के बाद इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं और गर्म करने के फलस्वरूप इसको थोड़ा सा दोस्तों हिलाते हैं। हिलाते जब हैं तो एक नली का विलयन दूसरे नली में जाता है, दूसरे नली का विलयन उस वाली नली में आता है, अर्थात सिल्वर नाइट्रेट का विलयन इस वाले में जाता है पोटेशियम क्लोराइड वाले में, पोटेशियम क्लोराइड का विलयन सिल्वर नाइट्रेट में आ जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से दोनों का विलयन क्या होता है, मिश्रित हो जाते हैं। तो इन दोनों के विलयन के मिलने के फलस्वरूप नए पदार्थों का निर्माण भी होता है। अब जब नए पदार्थों का निर्माण होता है तो यानी नली को हिलाने डुलाने के फलस्वरूप इसको बाद में तौल लिया जाता है। तो जब हम दोबारा तौलते हैं या मापते हैं दोस्तों, तो दोनों के मान में कोई अंतर या परिवर्तन नहीं होता। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे समझेंगे दोस्तों, ये अभिकारक हैं, ये उत्पाद हैं। तो अभिकारक की तरफ सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड दोनों भाग ले रहे हैं और जब भाग लेने के बाद सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट बना रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे दोनों का भार 50 ग्राम था, दोनों का भार 50 ग्राम था, तो बनने के फलस्वरूप यानी इन दोनों का भार जो भी था वो भी कितना था, 50 ग्राम ही आया। तो इससे दोस्तों स्पष्ट होता है यहाँ पे कि द्रव्यमान के संरक्षण नियम में यह स्पष्ट होता है कि द्रव्य का विनाश नहीं होता, अर्थात द्रव्य नष्ट नहीं होते। तो दोस्तों हम दूसरे वाले एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ही छोटा सा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें बताया जाता है कि संगमरमर का एक टुकड़ा ले लीजिए, संगमरमर का एक टुकड़े को हम उसका वेट माप लेते हैं। तो मान लीजिए कि इसका वेट 50 ग्राम है, 50 ग्राम है इसका वेट। तो इस 50 ग्राम संगमरमर के टुकड़े को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं दोस्तों, तो ये दो रूपों में टूटता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक
कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो ठोस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वो गैस होता है। तो जब दोस्तों हम करते क्या है कि इसको जो ठोस होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको शुष्क चूना बोलते हैं, इसको हम क्या करते हैं, तौलते हैं। और जब तौलते हैं तो देखते हैं इसका भार 30 ग्राम ही आता है। तो कहने का मतलब है इसके भार में क्या हो रही है, कमी आ रही है। और यह कमी किसके वजह से आ रही है, यह कमी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने के कारण आ रही है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को दोस्तों अगर संयुक्त कर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को मापा जाए तो इसमें इनके भार और इधर कैल्शियम कार्बोनेट के भार में कोई अंतर नहीं होता। तो दोस्तों जब मापने पर 30 ग्राम आया तो हमें ये पता चल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहा होगा, तो हम ये बता सकते हैं कि 20 ग्राम लगभग रहा होगा। कितना रहा होगा, 20 ग्राम। जबकि दोस्तों गैस को लीटर में व्यक्त किया जाता है, लेकिन हम इसमें बता रहे हैं कि 20 ग्राम रहा होगा यदि इसको दोनों को संयुक्त करके मापा जाए तो दोस्तों इसमें आपने समझा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में आपने समझा कि द्रव्य नष्ट नहीं होते। हम द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के आधार पे हम यहाँ पे कुछ अपवाद देखते हैं। अपवाद क्या है, जैसे इसमें बताया जाता है कि सन 1808 में अंग्रेज वैज्ञानिक सर जॉन डाल्टन ने ये बताया कि जिस तरह के परमाणु नष्ट नहीं होते, अर्थात परमाणु अविनाशी हैं, परमाणुओं को नष्ट नहीं किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन बाद में पता चला कि परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभक्त किया जा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का सिद्धांत 1905 में जर्मन वैज्ञानिक सर आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव्य को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उन्होंने ये बताया और आगे चल करके जब बताया मैडम क्यूरी और पियरे ने जब रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज की तो पता चला कि रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज होने के फलस्वरूप पता चला कि जो द्रव्य होते हैं वो नाभिकीय अपक्रियाओं में आंशिक रूप से नष्ट होते हैं, लेकिन रासायनिक अपक्रियाओं में नष्ट नहीं होते। अर्थात उसमें ये बताया गया कि रासायनिक अपक्रियाओं में नष्ट नहीं होते लेकिन नाभिकीय अपक्रियाओं में नष्ट होते हैं। अगर दोस्तों नाभिकीय अपक्रियाओं में द्रव्य अगर थोड़ा बहुत नष्ट न होते तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से मिल पाती। तो कहने का मतलब है वो रूप बदल करके वो आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा नष्ट होते हैं, बहुत थोड़ा। तो हम देखते हैं रासायनिक संयोजन के दूसरे नियम को। दूसरा नियम क्या है यहाँ पे, दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम को हम यहाँ देखते हैं। इसमें क्या रहा, स्थिर अनुपात का नियम को देखते हैं यहाँ पे। इसमें बताया क्या जाता है इसके बारे में समझिए और सोचिए। इस नियम को इस नियम को फ्रांस के वैज्ञानिक जेल प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था, बताया था। और इसमें क्या बताया ये कि प्रत्येक रासायनिक अपक्रिया में यौगिकों को किसी भी स्थान पर, यानी कि प्रत्येक रासायनिक अपक्रिया को, सभी रासायनिक अपक्रिया को किसी भी स्थान पर और किसी भी विधि द्वारा बनाए जाने पर बताया जाता है प्राप्त पदार्थों के द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अर्थात कहा जाए यहाँ पे कि उसमें बताया गया जैसे कि प्रत्येक रासायनिक अपक्रियाओं में यौगिकों को किसी भी स्थान व किसी भी विधि से बनाए अथवा प्राप्त किए जाए उसमें उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान निश्चित अनुपात में संयुक्त रहेंगे। अर्थात उसमें जो तत्वों के द्रव्यमान रहेंगे वो एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहेंगे। जैसे अगर समझना हो दोस्तों, समझने में क्या होता है यहाँ पे देखिए, दो एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे, एक ये वाला और एक ये, दोनों में रिएक्शन है। तो जैसा इसमें हम बता रहे हैं आपको कि कार्बन को गर्म किया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक उसी प्रकार संगमरमर के टुकड़े को गर्म किया जाता है तो इसमें बताया जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। दोनों रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न विधि द्वारा बन रहे हैं। ये कार्बन को गर्म किया जा रहा है, यहाँ संगमरमर को गर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे बताया जाता है इस वाले कार्बन डाइऑक्साइड और इस वाले कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित तत्वों के जो द्रव्यमान रहेंगे उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि कार्बन का अगर 12 है तो 12 अनुपाते ऑक्सीजन का 16 × 3 अर्थात 16 × 2 तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 12:32। अगर यहाँ पे इसका अगर दोस्तों कितना अनुपात है 12:32 है तो ठीक उसी प्रकार से इसका भी अनुपात कितना होगा 12:32। क्यों? क्योंकि कार्बन का 12
यानी प्रत्येक तत्वों के इसमें बताया गया उपस्थित प्रत्येक तत्वों के द्रव्यमान निश्चित अनुपात में, तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 गुना 32। तो इस तरीके से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इस वाले का भी दोनों का जो दोस्तों अनुपात होगा वो एक निश्चित अनुपात होगा, यानी 12:32 का अनुपात होगा। ठीक उसी तरीके से दोस्तों यहाँ भी बताया गया है, ये आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनता है। जल एक यौगिक है, तो दोस्तों जल बनने में बहुत समय भी लग जाता है। अब वो उस जल में उपस्थित जो तत्वों के द्रव्यमान होंगे, उस तत्वों के द्रव्यमान कितने होंगे दोस्तों, यहाँ पे जैसे बताया जाता है, इसका अगर देखा जाए यहाँ पे तो H2O का, इसमें बताया जाता है कि 1:2 अनुपाते 16, तो ये क्या हो जाता है दोस्तों 2:16। अब यह 2:16 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों 1:8 भी कर सकते हैं, 1:8 भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब है हमारा कि जो तत्वों के द्रव्यमान होंगे वो 1:8 के रूप में ही संयुक्त होंगे, चाहे वो तालाब का जल हो, चाहे वो समुद्र का जल हो, और चाहे वो किसी नाली का जल हो। कहने का मतलब है कि वो जो जल होगा, चाहे यहाँ बनाया जाए, चाहे चंद्रमा पर बनाया जाए, लेकिन उसमें उपस्थित तत्वों के जो द्रव्यमान होंगे वो 1:8 के अनुपात में ही निश्चित होंगे। ठीक दोस्तों, तो जैसे इसके एग्जाम्पल से आपने समझा कि स्थिर अनुपात का नियम, तो स्थिर अनुपात, स्थिर का मतलब निश्चित, स्थिर का मतलब निश्चित, अनुपात का मतलब अनुपात, और किसका अनुपात, तत्वों के द्रव्यमानों का स्थिर अनुपात है। तत्वों के द्रव्यमान जो होते हैं रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप चाहे जहां बनाया जाए उसके द्रव्यमान निश्चित होते हैं। दोस्तों हम चलते हैं आगे, देखते हैं रासायनिक संयोजन के नियम का। तो गुणित अनुपात का नियम सन 1803 में डाल्टन ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। तो जैसे इसमें बताया जाता है, क्या बताया जाता है रिएक्शन के बारे में, कि जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, अर्थात एक से अधिक, जब दो या दो से अधिक तत्व संयोग करके रासायनिक संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले, एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्वों के द्रव्यमान में एक सरल गुणित अनुपात होता है। अर्थात इसमें समझना बहुत ही आसान है। कहा जा रहा है कि एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्वों के द्रव्यमान, एक तत्व कार्बन हुआ, दूसरा तत्व क्या हुआ है दोस्तों ऑक्सीजन, इनके मध्य जो होगा वो एक सरल गुणित अनुपात होगा। अर्थात कहने का मतलब एक तत्व ये कार्बन हुआ, एक तत्व क्या हुआ ऑक्सीजन, तो दोनों के समान द्रव्यमान जो होंगे उनके मध्य एक सरल गुणित अनुपात होगा। जैसा इसमें बताया जाता है कि एक सरल गुणित अनुपात होता है, तो जैसे इसमें बताया जाता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग के फलस्वरूप दो पदार्थ बनते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस अवस्था में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसीय अवस्था में होता है। तो जैसे इसमें बताया जाता है कि दो, यानी कि एक ही रिएक्शन में दो प्रकार के तत्व उत्पन्न हो रहे हैं, अर्थात दो प्रकार के अलग अलग गैस उत्पन्न हो रहे हैं। कार्बन को गर्म किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन को और उच्च ताप पे गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक उसी प्रकार जिससे हम समझते हैं यहाँ पे इनके द्रव्यमान, यानी कि एक तत्व और दूसरे तत्व, दोनों तत्वों के द्रव्यमान में एक निश्चित सरल अनुपात होता है, गुणित अनुपात होता है। तो जैसे समझने के लिए दोस्तों यहाँ पे कार्बन का कितना होगा 12, कितना होगा 12 अनुपात है, ऑक्सीजन का कितना होगा यहाँ पे 16, तो इसमें कितना अनुपात है दोस्तों 12:16। कार्बन मोनोऑक्साइड में दोस्तों कितना अनुपात है यहाँ पे 12:16 है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे समझते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात। तो जैसे आप दोस्तों अगर कहा जाए तो इसके बारे में, तो कार्बन का कितना हो जाएगा दोस्तों 12 अनुपात। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है गुण दोस्तों, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16 गुणित कितना 2, तो ये दोस्तों हो जाता है 12:32। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे अनुपात में कहा जाए तो यहाँ पे अनुपात में तत्व वही है कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन, लेकिन उनके तत्वों के अनुपात एक निश्चित अनुपात में, यानी कि तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में उपस्थित है, जैसे 12:16 और 12:32। जबकि दोस्तों दोनों, कहने का मतलब है कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन को लेकर के दो तत्व यानी दो यौगिक बने हुए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में तत्व समान है वही दोनों में भी, तो लेकिन इसमें क्या है उनके तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात 12:16 है और कार्बन डाइऑक्साइड में 12:32 है। तो दोस्तों कहा जाए तो जैसे इसमें बताया जाता है
सरल गुणित अनुपात में एक तत्व के समान द्रव्यमान दूसरे एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्वों के द्रव्यमान में एक सरल गुणित अर्थात पहले वाले तत्व दूसरे वाले तत्वों के द्रव्यमान में उसके सरल गुणित अनुपात होता है दोस्तों। तो जैसा इसमें बताया जाता है इसके भी अपवाद हैं। अपवाद क्या है कि हाइड्रोकार्बन यौगिकों के लिए यह नियम कार्य नहीं करता।